ये एनिमे अभी नया ही आया है और तुम्हें स्टोरी में सच में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये कहानी कुनोन नाम के एक ऐसे लड़के की है जो एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन वो बचपन से ही कुछ भी देख नहीं सकता था। हालांकि इस वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे अपनी पिछली लाइफ में एक हीरो रह चुके हैं या फिर जिन्होंने किसी अच्छे काम के दौरान अपने किसी बॉडी पार्ट को खो दिया या कोई निशान उनकी बॉडी पर हमेशा के लिए रह गया, वो अगली लाइफ में भी उन्हें फॉलो करता है। इस तरह के लोगों को बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। कुनोन का जन्म जिस किंगडम में हुआ उस किंगडम में पिछले 100 साल में ऐसा कोई भी स्पेशल बेबी पैदा नहीं हुआ था, इसलिए सभी जानते हैं कि कुनोन में कोई तो खास बात है। लेकिन कुनोन की लाइफ हमेशा से ही डिप्रेशन से भरी रही, वो कुछ भी देख नहीं सकता था और जितने भी लोग उसके आसपास थे वो उसे बहुत ही ज्यादा तरस करते हुए देखते थे। कुनोन एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता, मतलब अपने आसपास कुछ भी देख नहीं सकता, कहीं जाना चाहे तो वहां जा नहीं सकता। इसलिए लोगों को लगता था कि वो लाचार है। लेकिन कुनोन को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। आसपास के इस तरह के माहौल के कारण ही कुनोन थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगा। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन कुनोन की मेड उसे किसी से मिलवाने के लिए ले जाती है। कुनोन पूछता है कि आखिर वो किससे मिलवाने ले जा रही है, तो उसकी मेड बताती है कि तुम एक मैजिक ट्यूटर से मिलने वाले हो जो तुम्हें जादू सिखाएगी। उसका नाम जैनी है। कुनून कहता है कि अगर तुम लोग मुझे जादू क्यों सिखाना चाहते हो, मैंने अगर मैजिक सीख भी लिया तो भी मैं कहीं ट्रेवल नहीं कर सकता, मुझे हमेशा किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी कहीं भी जाने के लिए। लेकिन कुनून की मेड उसे बताती है कि जब कुनून का जन्म हुआ था तभी ये चीज बता दी गई थी कि कुनून के पास वाटर मैजिक पावर है और उसके पास वाटर क्राफ्ट भी है, मतलब कुनून का वाटर मैजिक किसी नॉर्मल मैजिशियन से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। इसीलिए इस तरह के टैलेंट को वेस्ट कर देना बेवकूफी होगी। इसलिए कुनून को मैजिक सीखना चाहिए, इससे उसके अंदर भी मैजिक जानने का थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाता है और कुनून न चाहते हुए भी हाँ कर देता है और उसे जेनी के पास ले जाया जाता है। जेनी पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर कुनून का एक वाटर मैजिक का स्पेल बताती है। कुनून से कहा जाता है कि वो उस स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करे। कुनून ने ना ही कभी कोई मैजिक ट्रिक देखी है और ना ही कभी किसी मैजिक स्पेल को कास्ट करने की कोशिश की है, इसलिए उसे नहीं पता था कि ये कैसे किया जाता है। लेकिन जेनी ने कहा कि तुम बस स्पेल को पढ़ो, तुम्हारे अंदर जो वाटर मैजिक है वो अपने आप कास्ट हो जाएगा। कुनून ने उस वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि जेनी उसे बता रही थी, जिसके बाद अचानक एक वाटर बॉल वहां समन हो गई। कुनून को वो नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए कुनून पूछता है कि आखिर क्या हुआ। लेकिन जेनी कुनून के टैलेंट से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। वो कुनून को बताती है कि तुम्हारे स्पेल ने एक छोटी सी वाटर बॉल को जनरेट किया है जो कि बिल्कुल एक आंख बराबर है। एक पल के लिए जेनी को लगा कि शायद उसने थोड़ी गलत बात कह दी। कुनून के पास आंखें नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें उसे और भी ज्यादा डिप्रेशन में डाल सकती हैं। जेनी को भी ये चीजें बता दी कि कुनून किस तरह का लड़का है, उसे किसी से मिलना या किसी से बात करना पसंद नहीं है, क्योंकि सब उसकी आंखों के बारे में बात करते हैं और उसे बहुत ही लाचार भरी नजरों से देखते हैं। लेकिन यहाँ जेनी ने जब ये बात कही तो इसका बिल्कुल उल्टा देखने मिला। कुनून के पास आंख नहीं है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर चमक देखी जा सकती थी। जेनी ने कुनून को ये बात शुरू में ही बता दी थी कि अपने मैजिक की मदद से कुछ भी किया जा सकता है। कुनून ने अभी अभी जिस स्पेल का इस्तेमाल किया उससे जो वाटर बॉल बनी वो बिल्कुल एक आंख बराबर है। कुनून सोच रहा था कि शायद इस वर्ल्ड में ऐसा भी मैजिक एग्जिस्ट करता होगा जिससे वो अपने लिए आंखें बना सके। इस बात को सोचते ही कुनून के अंदर एक अलग लेवल की मोटिवेशन आ चुकी थी। वैसे जेनी एक मैजिक ट्यूटर है, इसलिए वो रोज कुनून को जादू सिखाने नहीं आने वाली। उसने अपने कुछ स्पेल्स बता दिए जो कुनून 1-2 हफ्ते तक प्रैक्टिस करेगा और जब वो उन्हें मास्टर कर लेगा तब जेनी आकर आगे के मैजिक के बारे में उसे सिखाएगी। वो कुनून से कहती है कि उसे इसे मास्टर करना होगा, जिस पर कुनून ने भी हाँ कर दी थी। जिसके बाद जेनी भी वहां से चली गई थी। वैसे देखा जाए तो कुनून का इंटरेस्ट सिर्फ मैजिक में ही जागना चाहिए, लेकिन अपनी आंखें वापस मिल सकती हैं ये सोचकर उसके लिए पूरी वर्ल्ड ही चेंज हो चुकी थी। उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि जब उसके पास आंखें आ जाएंगी और जब वो सब कुछ देख पाएगा तब के लिए उसे पहले से तैयार रहना चाहिए। अब उसका इंटरेस्ट हर चीज में जागने लगा था। जो खाना वो बस ऐसे ही खा लिया करता था, अब उसके बारे में भी उसका इंटरेस्ट जाग रहा था। वो अब हर एक छोटी सी छोटी चीज जिसे टच करता है उसके बारे में अपनी मेड से पूछता है और उसकी मेड भी उसे हर चीज के बारे में डिटेल में बताती। अब उसे भी इस चीज से खुशी मिल रही थी कि उसका मास्टर हर चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। वैसे अब बारी आ चुकी थी कुनून के एक न्यू लेसन की। मैजिक के साथ साथ उसे दूसरी चीजों के भी ट्यूटर से मिलाया जा रहा था। अभी कुनून जिस टीचर से मिला वो कुनून को हिस्ट्री वगैरह के बारे में
पढ़ाएगी। कुनोन उससे मिलते ही पहले तो उसे वेलकम करता है और होली नाइट ईस्टर के बारे में पूछता है। कुनोन के पास आगे नहीं थी और इस वर्ल्ड की कहानी हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि कुछ लोगों के पास इस तरह की एबिलिटीज होती हैं, मतलब डिसेबिलिटी होती हैं। वो लोग बचपन में ही कुछ खो देते हैं और फिर उन्हें किसी हीरो का रिइंकार्नेशन माने जाने लगता है। ये जो भी कहानी है ये होली नाइट ईस्टर के बाद से शुरू हुई थी, इसलिए कुनोन उसके बारे में पूछ रहा था। कुनोन की मेड को लगा कि शायद उसकी बात करना सही नहीं होगा, लेकिन कुनोन कहता है कि नहीं, मुझे ईस्टर के बारे में सब कुछ जानना है। कुनोन की टीचर उसे पूरी कहानी बताती है। बहुत समय पहले अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही थी। होली नाइट ईस्टर तब बुराई के खिलाफ लड़ा था। उस लड़ाई में उसने अपना एक पैर और एक हाथ खो दिया था, जिसके बाद से जब भी कभी ऐसा कोई वॉरियर पैदा हुआ जिसने कुछ बड़ा किया हो, वो किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ ही पैदा हुआ। इसलिए कहा जाता है कि वो सब होली नाइट ईस्टर के ही रिइंकार्नेशन थे। कुनोन के केस में भी वही सेम कहा जाता है, लेकिन कुनोन ऐसा नहीं मानता। उसके हिसाब से इस तरह की बात सिर्फ उसे पीछे धकेल सकती है। अगर वो ये सोच ले कि वो किसी फेमस पर्सन का रिइंकार्नेशन है तो ये चीज बस उसे आगे बढ़ने से रोकेगी। इसलिए कुनोन ऐसा मानता है कि उसे जो मैजिक मिला है वो उसका खुद का है और प्रैक्टिस कर कर ही सिर्फ उस मैजिक को इंक्रीज किया जा सकता है। कुनोन ने अब अपनी प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ा ली थी। वैसे भी पहले कुनोन के पास कुछ काम नहीं था, लेकिन अब उसे एक मिशन मिल चुका है। जेनी ने उसे जो वाटर बॉल्स क्रिएट करना सिखाया था, कुनोन उन वाटर बॉल को क्रिएट करते हुए उन्हें डिवाइड करना सीखने लगा। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे वो अपने मैजिक की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकता है और साथ ही साथ परफेक्टली अपने वाटर मैजिक को कंट्रोल करना सीख सकता है। इससे ये फायदा भी होगा कि उसे बिना देखे ये पता चल पाएगा कि उसने कब कितनी अमाउंट में अपने मैजिक का इस्तेमाल किया। लेकिन ये कुनोन के लिए बहुत जल्दी है। उसने जब ऐसा करने की कोशिश की तो वो कुछ हद तक कामयाब तो हो गया, लेकिन तभी उसे चक्कर भी आ गया क्योंकि अभी उसकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत ही हाई अमाउंट में मैजिक को स्टोर कर पाए। वैसे कुनोन की मेड, उसका नाम एको है, वो कुनोन को उठाकर वापस अंदर ले जाती है। कुछ ही देर में कुनोन को होश आ चुका था, लेकिन वो समझ गया था कि उसकी कमजोरी का कारण क्या है। इसलिए वो एको से कहता है कि इतना काफी नहीं है, मुझे अभी और भी कुछ चीजों की जरूरत है। एको को थोड़ी गलतफहमी हो जाती है, लेकिन वो कुनोन से कहती है कि उसे जो भी चाहिए वो उसे दे सकती है। कुनोन कहता है कि उसका वैसा कुछ भी मतलब नहीं है। कुनोन को अगर अपनी मैजिक कैपेसिटी बढ़ानी है तो इसके लिए उसे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसे ज्यादा पावर और ज्यादा स्टेमिना की जरूरत है। एको को लगता है कि ऐसा सिर्फ खाने से किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा खा लेने से कुनोन की तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए एको के हिसाब से खाना पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा कर कर कुनोन खाएगा, लेकिन दिन में कई बार खाएगा। इससे उसे पावर मिलेगी, लेकिन अभी भी स्टेमिना का कुछ करना था। इसलिए एको आइडिया दे दिया कि कुनोन को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि कुनोन देख नहीं सकता, इसलिए वो बिना किसी की मदद के कहीं बॉल पर या दौड़ने वगैरह नहीं जा सकता। स्वॉर्ड प्रैक्टिस एक ऐसी चीज होगी जिससे कुनोन की पूरी बॉडी एक साथ एक्सरसाइज कर सकती है। कुनोन को भी ये आइडिया अच्छा लगा, इसलिए वो तुरंत ही वहां से चली गई एक स्वॉर्ड मास्टर ढूंढने के लिए जो कुनोन को सिखा सके। कुनोन उसे जाने से पहले शुक्रिया कहता है, जिस पर एको खुद ही कुनोन को शुक्रिया कहने लगती है, क्योंकि कुनोन अब हर चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, जिससे से एको बहुत ही ज्यादा खुश है। वैसे कुछ ही समय में वो एक स्वॉर्ड मास्टर ढूंढकर ले आई थी जो कुनोन को तलवार चलाना सिखाएगा। इसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे बॉडी के पूरे मसल्स को एक साथ यूज किया जा सके। कुनोन ने तलवार चलाना सीखना शुरू कर दी थी और धीरे धीरे वो इस चीज को समझ भी रहा था, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर के हिसाब से इस चीज को प्रैक्टिस की मदद से ही परफेक्ट किया जा सकता है। इसलिए कुनोन को लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहना होगा। कुनोन भी कहता है कि वो इसकी प्रैक्टिस नहीं जोड़ेगा। इतने में ही जेनी वहां आ जाती है। कुनोन के अगले लेसन का समय हो चुका था। जेनी ये देखकर हैरान थी कि वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है, पर कुनोन उसे बताता है कि अगर कुनोन को स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे नॉलेज के साथ साथ स्टेमिना की भी जरूरत पड़ेगी। उसे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिसके लिए इस तरह की एक्सरसाइज जरूरी है। जेनी को भी ये आइडिया अच्छा लगा, लेकिन वो तो यहाँ मैजिक सिखाने आई है, इसलिए वो कुनोन को फिर से वही स्पेल के बारे में बताती है जो उसने एक हफ्ते पहले बताया था। वो कुनोन से कहती है कि उसके हिसाब से नॉर्मल स्टूडेंट एक हफ्ते पहले पढ़ी चीज को भूल जाते हैं। इसलिए वो कुनोन से कहती है कि देखो, अगर तुम उसे भूल गए होगे तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम मैजिक स्पेल्स को सीखोगे। लेकिन कुनोन कुछ भी नहीं भूला था। कुनोन ने तुरंत ही अपने उस स्पेल का इस्तेमाल किया और कई सारी वाटर बॉल्स क्रिएट कर दी। कमाल की बात यह थी कि सभी का शेप बिल्कुल सेम है, जिस चीज से जेनी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी है, क्योंकि जो स्पेल उसने कुनोन को सिखाया कुनोन ने लगभग उसे मास्टर कर लिया है, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। वो ये चीज समझ चुकी थी कि कुनोन के अंदर सच में मैजिक को सीखने की इच्छा है। वैसे सीन चेंज होकर अब एरिका नाम की
की एक प्रिंसेस पर आता है जो कि अभी थोड़ी उदास थी। उसकी मेड आकर उससे कहती है कि क्या आप अपने फियांसे को इतनी ज्यादा नापसंद करती हो कि उससे मिलना तक नहीं चाहती। जिस पर एरिका कहती है कि नहीं, शायद वो खुद मुझसे नहीं मिलना चाहता। असल में कुनून और एरिका की शादी तय कर दी गई है, वो भी बचपन में ही, इसलिए आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से समझे, जिस वजह से एरिका हर 2-3 हफ्ते में कुनून के घर जाती है। लेकिन कुनून कभी उसे अच्छे से वेलकम नहीं करता। ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं कि कुनून कितना ज्यादा डिप्रेस्ड पर्सन हुआ करता था, उसका किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। और ये जो शादी की जा रही थी ये बस बड़ों के द्वारा फोर्सफुली की जा रही थी, क्योंकि कुनून के पास हीरो स्कार है, मतलब एक ऐसा मार्ग है जो कि उसे स्पेशल बनाता है। और वही एरिका भी कोई मामूली लड़की नहीं है, एक तरह से वो भी प्रिंसेस है और एक बड़ी नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, जिस वजह से दोनों ही फैमिलीज का फायदा था, इसलिए ये शादी तय करी गई। लेकिन एरिका को लगता है कि कुनून उसे पसंद नहीं करता है, इसी वजह से उसका नेचर एरिका के लिए ऐसा है, इसलिए वो उससे मिलना नहीं चाहती, पर ना चाहते हुए भी उसे मिलना तो पड़ता ही था। खैर आज ऐसा नहीं हुआ। जब वो कुनून के घर पहुंची तो कुनून ने उसका वेलकम किया। कुनून के चेहरे पर स्माइल थी और डिप्रेशन तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एरिका इस चीज से बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई तो कुनून से पूछती है कि आज तुम्हारा बिहेवियर इतना ज्यादा अलग क्यों है। जिस पर कुनून कहता है कि उसने अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढ लिया है, उसे मैजिक से प्यार हो चुका है, इसलिए अब वो पहले वाला कुनून नहीं रहा। साथ ही साथ कुनून यहाँ अपने मैजिक स्पेल्स की मदद से एक रेनबो क्रिएट करता है जो कि एरिका को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। बाद में ये लोग वहाँ गार्डन वगैरह में घूमने के लिए भी जाते हैं। कुनून भले ही देख नहीं सकता, लेकिन ये चीजें वो समझ चुका था कि इस वाले कुनून से एरिका कितनी ज्यादा खुश है। कुनून जानता है कि उसे कहीं ना कहीं एरिका का दिल कई बार दुखाया है, इस वजह से वो एरिका से माफी भी मांगता है, लेकिन एरिका उसे माफ कर देती है, बल्कि उसे तो अब कुनून के साथ अच्छा लगने लगा है। आज पहली बार जाते वक्त एरिका के चेहरे पर खुशी इस चीज की थी कि वो आगे चलकर कुनून के साथ अपनी जिंदगी गुजारने वाली है, वरना पहले बस वो इस चीज के लिए खुश रहती थी कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए भला तो टली। वैसे अभी जब इन्होंने एक दूसरे को गुड बाय किया और एरिका वहां से चली गई, तब कुनून एगो से पूछता है कि एरिका इस बार बहुत खुश है, इसका कारण क्या हो सकता है। इस पर एगो उससे कह दिया कि शायद इसलिए क्योंकि आज आपने बहुत अच्छे से बिहेव किया, अब आप एक जेंटलमैन बन चुके हो। कुनून सोचता है कि बस इतनी अच्छी तरह से बिहेव करने की वजह से वो इतनी ज्यादा खुश हो सकती है, तो अगर वो इस चीज को भी सीखे तो लोग उससे कितना ज्यादा खुश होंगे। कुनून कहता है कि उसे हमें ये चीजें भी सीखनी होंगी। वैसे इसके लिए उसे अपने नए टीचर की जरूरत नहीं थी, जो टीचर उसे हिस्ट्री सिखा रही है उन्हें ये ड्यूटी भी दी गई थी कि वो कुनून को तौर तरीके भी सिखाए, मतलब किससे किस तरह से बोलना है और किस तरह से रहना है। नोवेल्स को ये चीजें सीखनी पड़ती हैं, इसलिए कुनून उनसे इसके बारे में भी पूछता है कि आखिर वो एक परफेक्ट जेंटलमैन कैसे बन सकता है। वैसे वो दूसरी तरफ अभी कुनून की मैजिक टीचर जेनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि कुनून ने 7 वाटर बॉल्स क्रिएट की थी, वो भी बिल्कुल परफेक्ट शेप में। साथ ही साथ एक हफ्ते के अंदर ही उसने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है कि 7 वाटर बॉल्स के बाद भी वो थका नहीं। इसका मतलब जो बेसिक स्पेल्स होती है वो कुनून को सिखाने का फायदा नहीं है, उसे थोड़ा एडवांस मैजिक उसे सिखाना होगा। एडवांस लेवल पर अगर जाए तो इंटरमीडिएट मैजिक आता है नेक्स्ट लेवल पर, इसलिए जेनी के हिसाब से कुनून को मैजिक सीखना सही होगा। पर कुनून अभी बहुत छोटा है और मैजिक जितना ज्यादा यूजफुल है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए बस कुनून सीखना चाहता है, इसलिए डायरेक्टली उसे कोई भी स्पेल नहीं सिखाया जा सकता। जेनी उसे वो सारे स्पेल सिखाएगी, लेकिन ये चीज समझते हुए कि कब कौन सा स्पेल सिखाना सही है। वैसे जेनी कुनून से जितनी ज्यादा इंप्रेस थी उससे थोड़ी ज्यादा खुद पर डिसअपॉइंट भी है, क्योंकि जो स्पेल्स कुनून ने एक हफ्ते के अंदर सीख लिए उन्हें सीखने में जेनी को महीनों लग गए थे। हालांकि मेहनत तो जेनी को भी करनी होगी क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। खैर अब जब अगले लेसन का समय हुआ तब उसने कुनून को बताया कि आज वो कुनून को कुछ नया सिखाने वाली है। कुनून कहता है कि उसे जेनी पर पूरा भरोसा है, वो उसे जो कुछ भी सिखाएगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। कुनून इतना अच्छा बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपनी दूसरी टीचर की तरफ से ट्रेनिंग मिल चुकी है, पर टीचर ने उसे ये नहीं बताया कि अपनी पिकअप लाइंस का इस्तेमाल अपने ही किसी दूसरे टीचर पर मत करना। खैर जो भी हो, जेनी भी इस चीज से इम्प्रेस थी। वैसे बारी थी उस नए लेसन की। जेनी कुनून को बता दिए कि उसने पहले कुनून को जो स्पेल बताया था उससे कुनून वाटर बॉल्स क्रिएट कर सकता है। ज्यादा लेवल पर ले जाया जाए तो कई सारी वाटर बॉल्स क्रिएट की जा सकती हैं, वो भी सेम शेप की या फिर अलग अलग शेप्स की। पर अगर और ज्यादा एडवांसली उसे देखा जाए तो उस मैजिक स्पेल को तोड़ा जा सकता है। कुनून के लिए ये बात समझ पाना थोड़ी
थोड़ी सी मुश्किल थी, इसलिए जेनी उस स्पेल को अलग तरीके से कास्ट कर दिखाती है। उसने दो वाटर बॉल्स जनरेट की और क्नोन से कहा कि उन्हें टच करे। क्नोन ने जब दोनों को ही एक साथ टच किया तो उसे पता चला कि एक वाटर बॉल ठंडी है और एक थोड़ी थोड़ी गर्म। क्नोन को ऐसे समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे, और जेनी उसे बता दिया कि मैजिक कोई ऐसी साइंस नहीं है जो चेंज ना हो सके, बल्कि मैजिक वो चीज है जिसे चेंज किया जा सकता है। मैजिक डिस्कवर ही इस तरह से हुई थी क्योंकि लोगों ने कुछ सीखा और अपने हिसाब से उसे बेंड करने की कोशिश की। क्नोन अगर चाहे तो इस तरह से मैजिक को कितना भी बेंड कर किसी भी तरह के नए स्पेल्स को क्रिएट कर सकता है जो कि आज से पहले किसी ने क्रिएट किए ही ना हो। उन्होंने ये चीज समझ चुका था, वो तुरंत ही ऐसा करने की कोशिश करता है। उनके सामने अभी चाय रखी हुई थी, इसलिए उन्होंने एक वाटर बॉल क्रिएट की और उन्होंने उस तरह की चाय कई बार पी है। इसलिए अपने मैजिक के थ्रू उस पानी के अंदर उसने वैसा टेस्ट लाने की कोशिश की। जब एगो ने उस वाटर को टेस्ट किया तो उसका स्वाद सच में कुछ वैसा ही था। ये चीजें देखकर जेनी बहुत ही ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसने रात भर इस तरह से चीजें जमाई थी और सोचा था कि वो क्लोन को कुछ सिखाएगी और फिर क्लोन एक दो हफ्ते तक आराम से इसके बारे में सोचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्लोन ने तो एक बार में ही इस चीज को सीख लिया, लेकिन क्लोन को लगता है कि अभी वो पूरी तरह से इस चीज के बारे में नहीं सीख पाया है। इसलिए वो जेनी से प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन में तो नहीं सीख पाया, लेकिन अगला लेसन जब वो होगा तब तक वो इस चीज को मास्टर कर लेगा और जितनी भी तरह से वाटर बॉल्स को अलग चीजों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है वो उतनी ही तरह के मैजिक को समझेगा। अब भले ही आज का लेसन खत्म हो चुका था, लेकिन क्लोन के पास एक नई चीज थी जो वो जानना चाहता है, इसलिए क्लोन की रात भर नींद ही नहीं लगी। उसके हाथ में दो एप्पल्स थे, दोनों का ही कलर अलग था, इसलिए क्लोन चाहता था कि वो अपने मैजिक की मदद से कलर समझ पाए, और कलर तो नहीं कम से कम उस चीज को समझ पाए कि आखिर वो है क्या। पर ये सब सोचते हुए उसका दिमाग खराब हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगले दिन जब वो इसी बारे में सोच रहा था और टेबल पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ एको आती है। अभी वो क्लोन के लिए चाय बना रही थी, लेकिन कौन बार बार किचन तक जाए, इसलिए वो क्लोन से ही कहती है कि वो अपने मैजिक की मदद से थोड़ा हॉट वाटर क्रिएट करे। उन्होंने जब ऐसा किया और वाटर बॉल को वहाँ स्पॉट की तरफ भेजा, तभी वो वाटर बॉल बीच में रखे कुछ एप्पल से टच हुई, जिस बीच हल्की सी देरी के लिए क्लोन को कलर्स नोटिस हुए, लेकिन ये चीज बहुत ही कम समय के लिए हुई थी, इसलिए क्लोन अचानक से चीख पड़ा कि वो देख सकता है, जो सुनकर एको हैरान हो गई। वो क्लोन से कहने लगी कि अगर वो मजाक कर रहा है तो इसके लिए उसकी पिटाई भी हो सकती है, जिस पर क्लोन कहता है कि नहीं, वो देख नहीं सकता, लेकिन उसने कुछ समय के लिए कुछ नोटिस किया। अब यह क्लोन की थोड़ी सी पिटाई जरूर हुई, पर बाद में एको ने पूछा कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है, तो क्लोन ने उसे समझाया कि वो अपने मैजिक की मदद से कलर्स देख सकता है। एको कहती है कि ठीक है, तो बताओ मुझे ये एप्पल्स किस कलर के हैं। क्लोन ने एक एप्पल उठा लिया और कहा कि ये ग्रीन कलर का है, लेकिन वो रेड कलर का था। क्लोन को कलर्स के नाम नहीं पता, इसलिए एको ने कहा कि ठीक है, तो तुम असलियत में एक ग्रीन एप्पल उठाओ। क्लोन ने दूसरे कलर वाला उठा लिया जो कि सच में ग्रीन है। एको पूछती है कि उस टोकरी में कितने एप्पल्स हैं। उन्होंने अपने मैजिक के थ्रू ये चीज देखकर बताता है कि उसमें 3 रेड एप्पल्स हैं और 2 ग्रीन एप्पल्स हैं। एको को ये चीज बहुत ही ज्यादा हैरान कर दी थी, क्योंकि क्लोन भले ही कलर्स नहीं देख सकता, लेकिन मैजिक के थ्रू वो कलर पहचान सकता है और इस तरह से वो ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन कर सकता है कि आखिर सामने क्या रखा हुआ है। एको ने बाद में ये बात क्लोन के फादर को बताई, वो भी इस चीज से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। एको कहती है कि क्लोन परफेक्टली हर चीज नहीं देख सकता, लेकिन मैजिक के थ्रू वो ऑब्जेक्ट समझ सकता है कि वो क्या है, और अगर साफ साफ वो ऑब्जेक्ट किसी एक कलर का है तो क्लोन बता भी सकता है कि वो किस कलर का है। साथ ही साथ क्लोन ने इनको भी पहचानना शुरू कर दिया है, मतलब इनक्लोपीडिया पर जो पिक्चर्स बनी होती है उनकी लिंक को टच करने से क्लोन को समझ में आ जाता है कि वो किस कलर की पिक्चर है और कहाँ पर कितना कौन सा कलर यूज हुआ है। जैसे अलग अलग जानवरों के बारे में भी क्लोन सीख सकता है, बल्कि अब धीरे धीरे सीखने भी लगा है। क्लोन के फादर इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश थे और इम्प्रेस भी थे। वो एको को शुक्रिया कहते हैं और साथ ही उसे इस ड्यूटी से फ्री करते हैं। मतलब एको एक नॉर्मल मेड है, लेकिन क्लोन जैसे लड़के के लिए एक ऐसी मेड की जरूरत थी जो दिन भर उसका ख्याल रख सके। क्लोन कुछ भी देख नहीं सकता, इसलिए उसे दिन में नजर में रखने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने एको को बुलाया। लेकिन अब क्लोन अपने ऑब्जेक्ट आसपास के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, इसका मतलब उसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए एको को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन एको को अपना काम पसंद है, इसलिए वो क्लोन के फादर से कहती है कि नहीं, उसे अभी इसी काम को करना है। वैसे भी अभी क्लोन लगातार कई सारी चीजें एक साथ सीख रहा है, इसलिए ऐसे में अचानक से उसके एनवायरनमेंट को चेंज कर देना सही नहीं होगा। क्लोन के फादर एको की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम सच में अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो, पर एको कहती है कि हम कम्प्लीमेंट के बदले 100
₹50 अगर मेरी सैलरी बढ़ा देंगे तो मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगी। वैसे कानून इसी तरह से धीरे धीरे अपनी नॉलेज और ज्यादा बढ़ाते गया। एक दिन गार्डन में जब वो एको के साथ था तब उसे फिर से अपने वही सेम स्पेल की मदद से वाटरफॉल क्रिएट कर कर सिखा रहा था। एक दिन गार्डन में जब वो एको के साथ था तब उसे फिर से अपने वही सेम स्पेल की मदद से वाटरफॉल क्रिएट कर कर दिखा रहा था। लेकिन इस बार उसने बहुत ही ज्यादा बड़ी वाटरफॉल क्रिएट की। साथ ही वो वाटरफॉल रेड कलर की थी। उन्होंने बता रहा था कि जितना ज्यादा वो उस वाटरफॉल को बड़ा करता है उतना ही उसे वो कलर साफ साफ दिखाई देता है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो उसका कलर बताने में कानून को और ज्यादा आसानी होती है। खैर जब वो ये सब कह रहा था तभी वहाँ पर उसके फादर, उसकी मदर और साथ ही उसका बड़ा भाई आ पहुंचे। अभी कानून उन्हें देख तो नहीं सकता लेकिन कानून ने उनकी प्रेजेंस महसूस कर ली थी। इसलिए कानून की मदर जब कानून का नाम पुकारती है तो कानून उनकी तरफ मुड़ते हुए अपनी कुछ पिकअप लाइन्स का इस्तेमाल करता है। मतलब वो यही कह रहा था कि भले ही मैं आपको देख नहीं सकता लेकिन अपनी मैजिक के थ्रू मैं ये बता सकता हूँ कि आप सच में कितनी ब्यूटीफुल हो। अभी इस तरह की पिकअप लाइन्स क्रिएट करने के बाद कानून ये भूल चुका था कि उसने एक वाटरफॉल भी बना रखी है जो कि बहुत बड़ी है और उसे कंटिन्यूअसली अपनी मैजिक से संभालना भी जरूरी है। इस वजह से वो वाटरफॉल ब्लास्ट हो गई और एक और कानून पूरी तरह से पानी में कवर हो गए जो कि पूरी तरह से रेड था और बिल्कुल ब्लड की तरह लग रहा था। हालांकि अभी सिचुएशन संभालने के लिए कानून अपनी पिकअप लाइन को पूरा करता है लेकिन वो पूरी तरह से उस रेड वाटर से कवर था जिस वजह से उसकी मदर थोड़ी ज्यादा ही घबरा गई और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। इस चीज से उसके फादर को तो अभी बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कानून पर नहीं चिल्ला सकते, इसलिए वो एको को डांटते हैं और कहते हैं कि उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। वैसे दूर से अभी जेनी ये सब देख रही थी। वो इस इंसिडेंट से हैरान या गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि वो कानून की प्रोग्रेस से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है। पहले उसके दिमाग में ये चीज नहीं आई लेकिन अभी वो सोच रही है कि शायद कानून सच में स्पेशल है। इस तरह की फास्ट प्रोग्रेस के बारे में आज तक सिर्फ उसने किताबों में पढ़ा था। इतनी तेज प्रोग्रेस सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जिनके फ्यूचर में एक सॉर्सर बनना लिखा हो। सॉर्सर उन लोगों को कहा जाता है जो किसी भी मैजिक फील्ड में बहुत हाईएस्ट ऑनर को टच कर लेते हो। मतलब मैजिक की फील्ड में जब कोई कुछ बहुत ही बड़ी चीज उखाड़ लेता है तब उसे सॉर्सर कहा जाने लगता है। खैर उस स्टेटस से कानून अभी बहुत दूर है, उसका भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वैसे यहाँ से सीन 2 साल बाद पर शिफ्ट हुआ। कानून ने बहुत कुछ सीख लिया था लेकिन अभी सीन सबसे पहले उसके फादर पर आया जो उनके बड़े बेटे रियोटा मतलब कानून के बड़े भाई को बुलाकर उसे कुछ समझा रहे थे। कानून के फादर ने डिसाइड किया है कि कानून को मैजिक एकेडमी जाना हुआ क्योंकि उसे डिग्री की जरूरत है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कानून देख नहीं सकता इसलिए उसके लिए ये चीज इतनी आसान नहीं होगी। इसलिए अभी वो रियोटा को बुलाकर कह रहे थे कि उसे कानून का ख्याल रखना होगा क्योंकि वो भी उसी सेम एकेडमी में है। अभी इस बात पर हाँ करने के लिए रियोटा पहले थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि आज से कई साल पहले जब रियोटा कानून को कहीं बाहर ले जा रहा था तब कानून गलती से फिसलकर गिर पड़ा था। उस बीच रियोटा को लगा कि वो अपने छोटे भाई का ध्यान नहीं रख सकता, मतलब वो इस लायक नहीं है। उस चीज के लिए वो हमेशा खुद को ब्लेम करते रहता है। लेकिन आज फिर से उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, इस बार वो पहले वाली गलती नहीं दोहराना चाहता। इसलिए वो अपने फादर से प्रॉमिस करता है कि वो अब कानून का पूरी तरह से ख्याल रखेगा। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होकर वापस कानून पर आता है जो कि अभी किसी नए तरह की मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। जब एको इससे पूछती है कि ये किस तरह का मैजिक है तो कानून उसे बताता है कि इससे हम किसी का फॉर्च्यून बता सकते हैं, मतलब फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा ये चीज हम इस मैजिक के थ्रू देख सकते हैं। ये सुनकर एको कहने लगती है कि फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या मेरी शादी हो सकती है। असल में उसकी मदर कहा करती थी कि उसे शादी जल्दी कर लेनी चाहिए वरना एक बार उसकी एज निकल गई तो फिर उसकी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन इस पर कानून जवाब देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम अभी ये चीज डिक्लेयर करो कि तुम शादी करने वाली हो तो तुम्हारे लिए लाइन लग जाएगी और 4-5 लोग तो इस वीडियो को देखने के बाद लाइन में बढ़ जाएंगे। इस तरह की बातें करना कानून ने अपनी उसी टीचर से सीखा है जो कि उसे जेंटलमैन बना रही है। उस टीचर का नाम फ्लोरा है और वो भी कानून की प्रोग्रेस से इम्प्रेस है क्योंकि कानून अब बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। वैसे बाद में कानून को बताया जाता है कि अगले दिन उसके फादर के साथ मीटिंग है, मतलब वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं लेकिन वो नेक्स्ट डे है इसलिए अभी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। पर कानून के दिमाग में वही बात घूम रही थी। रात के समय जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो एको के साथ अपने ही गार्डन में घूमने के लिए निकल पड़ता है। बाहर बहुत ठंड थी इसलिए वो कुछ वाटरफॉल्स क्रिएट करता है जो कि गर्म है। अब जब एको उन्हें टच करती है तो उसे ठंड तो भगा ही जा सकती थी पर साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी थी। वो कानून से डिमांड करती है कि कानून उसके लिए इस तरह की वाटरफॉल्स का एक बेड बना दे जिसके लिए कानून ने हाँ कर दी थी।
लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि आखिर उसके फादर अगले दिन उससे मिलना क्यों चाहते हैं, कहीं उसने कोई दूसरी गड़बड़ तो नहीं कर दी। इस पर एको कह दिया कि ऐसा नहीं है। 2 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब वो रेड बोतल वाला इंसिडेंट, उसके बाद से क्रोन हर बार इस चीज का ख्याल रखता है कि वो कोई भी मिस्टेक ना करे, जिस वजह से आज तक कोई मिस्टेक नहीं हो पाई। वैसे ऐसी 1-2 मिस्टेक्स थी जो कि एको होने देना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पाई। और अब तो क्रोन शायद मैजिक एकेडमी चला जाएगा। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि क्रोन का भाई उसे लेने आया था। जब वो कॉरिडोर से निकल रहे थे तब क्रोन का भाई उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, मतलब कहीं तुम्हें चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऐसा वो इसलिए कह रहा था क्योंकि बार बार रास्ते बदलने पड़ते हैं, लेकिन क्रोन उसे समझाता है कि नहीं, उसे कुछ भी देखने में प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब वो चीजें देख नहीं सकता लेकिन चीजें और रास्ते याद जरूर रख सकता है। साथ ही साथ अपने मैजिक के थ्रू वो ये बता सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसके कितने पास है। इससे रास्तों का भी पता लगाया जा सकता है कि कब किस डायरेक्शन में मुड़ा जा सकता है। वैसे अभी इस पर क्रोन के भाई का रिएक्शन थोड़ा अलग था, इसलिए क्रोन उससे पूछता है कि क्या मैंने कोई गड़बड़ की है, जिस पर उसका भाई कहता है कि नहीं, तुमने कोई गड़बड़ नहीं की, मैं तो बस इस चीज से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि अब तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पहले तुम किसी और के सहारे के बिना कहीं भी नहीं आ जा सकते थे। खैर अब ये लोग अपने फादर के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर इनकी मदर भी थी, जहाँ क्रोन को बताया जाता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया, उसे मैजिक एकेडमी भेजा जाना है। हालांकि क्रोन ऐसा नहीं चाहता, मतलब उसे मैजिक एकेडमी नहीं जाना, जितनी पढ़ाई है वो ऑलरेडी घर पर कर चुका है, मतलब जो कुछ वहाँ पर सिखाया जाएगा वो क्रोन पढ़ चुका है। और अगर कुछ ऐसी चीज है जो उसने अभी तक नहीं सीखी तो वो भी वो घर पर सीख लेगा। बाकी लोगों के साथ रहना इसके लिए जरूरी नहीं है। असल में क्रोन नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई किसी प्रॉब्लम में फंसे। अब देखा जाए तो इस चीज पर क्रोन के फादर एग्री कर सकते थे, मतलब उनके हिसाब से अगर क्रोन चाहे कि वो एकेडमी नहीं जाना चाहता तो ये चीज मानी जा सकती है। किंग ने इस चीज की परमिशन दे दी है कि क्रोन अगर एकेडमी नहीं भी जाएगा तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब क्रोन के पास बाकियों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही एडवांटेज है। लेकिन क्रोन के फादर कुछ अलग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि क्रोन एकेडमी जाए। क्रोन को यहाँ लग रहा था कि शायद उसने कुछ गलती की है, जिस वजह से उसके फादर उसे वहाँ भेज रहे हैं, इसलिए उसे माफी मांग लेनी चाहिए। पर जब वो माफी मांगने गया या फिर कहने लगा कि क्या ये सब मेरे एक्सपेंसेस, मतलब मेरे खर्चों की वजह से है, तो उसके फादर भी कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस अपने दिमाग से कहानियां बना रहे हो। इस चीज के चलते उनके बीच बहस हो गई, जबकि क्रोन माफी मांग रहा था और उसके फादर उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों समझ गए कि ये बस एक गलतफहमी थी। क्रोन के फादर ने कहा कि उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रोन अगर ना जाना चाहे तो ना जाए, पर इससे फ्यूचर में एरिका को प्रॉब्लम होगी। ये चीज पहले से तय कर दी गई है कि उनकी शादी होना पक्का है। जब शादी हो जाएगी तो बाकी लोग एरिका को कह सकते हैं कि उसके पति के पास डिग्री नहीं है, मतलब वो अनपढ़ है। भले ही क्रोन के पास कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन एक कागज होना जरूरी है जिस पर लिखा हो कि क्रोन ने पढ़ाई की थी। ये चीज उन इकलौती चीजों में से आती है जो क्रोन बिल्कुल नहीं होने देना चाहता, इसलिए उसने एकेडमी जाने के लिए हाँ कर दी। अब क्रोन तो वहां से चला गया था, लेकिन क्रोन के फादर क्रोन के बड़े भाई लोटा को 2 मिनट रोकते हैं और उसे समझाते हैं कि वहां पर उसे क्रोन का स्पेशली ध्यान इस वजह से रखना होगा क्योंकि उस स्कूल में कई सारी दूसरी फैमिलीज के नोबल्स भी है, इसलिए जेलसी वगैरह की वजह से क्रोन को थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस चीज का र्योटा ध्यान रखे, जिस पर उसने हाँ कर दी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि क्रोन ने एरिका को भी ये बात बता दी कि वो उसी के स्कूल में पढ़ने वाला है। वैसे क्रोन के फादर ने उसे ये चीज ऑलरेडी बता दी है कि वो ज्यादा समय तक उस एकेडमी में नहीं पढ़ेगा क्योंकि वहाँ पर एग्जाम्स होती है। इन्हें पास कर नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा जा सकता है या नेक्स्ट क्लास में पहुंचा जा सकता है, और ये एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी कंडक्ट की जाती है। जो स्टूडेंट आराम से वहाँ रहकर पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, लेकिन जिन्हें जल्दी जल्दी पास होकर वहाँ से निकलना है वो जल्दी जल्दी उन एग्जाम्स को क्लियर कर इजिली निकल सकते हैं। क्रोन को ये चीज पसंद आई। वैसे क्रोन जब एरिका से बात कर रहा था तब वो उसे थोड़ी माफी मांगता है क्योंकि वहाँ स्कूल में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्रोन से बहुत सारे बच्चे जेलस फील करेंगे, जो चीज नॉर्मल है क्योंकि क्रोन और एरिका की शादी होने वाली है। लेकिन एरिका कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जिस पर क्रोन कहने लगता है कि इसका मतलब तुम शायद वहाँ फेमस नहीं हो, जो चीज एरिका को उसकी इंसल्ट लगती है। वैसे भी क्रोन उसे देख नहीं सकता कि वो कैसी दिखती है, और अगर वो देख भी पाता तो एरिका को नहीं चुनता क्योंकि क्रोन के पास जो बाकी ऑप्शन थे वो एरिका से 1000 गुने ज्यादा अच्छे हैं, और तुम ये बात जानते हो। खैर एरिका कहती है कि ये कारण भी नहीं है, इसकी वजह बाद में उसे पता चल जाएगी। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि जब ये लोग निकलने वाले थे तब क्रोन एक बिल्कुल नए लुक के
साथ आ चुका था। वो खुद को भी कूल दिखाना चाहता है जिससे कि कोई भी ये ना सोचे कि एरिका किसी प्रेशर के अंदर क्लोन को लाइक करती है। सिंपल रीजन ये है कि उसे भी बाकी एनिमे सीरीज की तरह और भी कई सारी वाइब्स चाहिए जिन्हें दिखाने के लिए थोड़े अच्छे लुक्स होना जरूरी है। अभी यहाँ सभी को गुड बाय करके ये लोग निकल चुके थे पर रास्ते में क्लोन ने अपनी उस गाड़ी के टायर्स पर वाटर लेयर्स लगा दी जिससे गाड़ी ज्यादा हिले डुले ना। इससे उसका भाई उसकी तारीफ बिगड़ता है क्योंकि क्लोन जिस तरह से मैजिक के बारे में सोचता है फ्यूचर में उसे काम ढूंढने के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अभी वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे। उनका भाई उससे पूछ रहा था कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा क्योंकि पहली बार तुम घर से इतना ज्यादा दूर जो जा रहे हो। जिस पर क्लोन कहता है कि नहीं वो तो सभी से मिलने के लिए एक्साइटेड है, भले ही वो देख नहीं सकता लेकिन वो बाहर की दुनिया में पहली बार एंटर करने जा रहा है। ये चीज थोड़ी चैलेंजिंग जरूर होगी। अभी रोयोटा सोच रहा था कि उसका भाई सच में कितना ज्यादा बदल चुका है, पहले वो ऐसा बिल्कुल नहीं था लेकिन ये अच्छी चीज है। उन्होंने रोयोटा से कहता है कि उसे ये चीज हमेशा से पता थी कि रोयोटा अभी तक उस चीज को लेकर उदास रहता है कि उस दिन वो क्लोन को नहीं बचा पाया, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वैसे कुछ ही देर में ये उस अकेडमी पहुंच चुके थे जहाँ गाड़ी से उतरते ही एरिका इनका वेलकम करती है। वो क्लोन के न्यू लुक्स देखकर उससे कह दिया कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। जिस पर क्लोन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं देख सकता लेकिन मैं आवाज से ही बता सकता हूँ कि तुम कितनी सुंदर लग रही होगी। अब कुछ देर तक उनकी इसी तरह की निब्बा निब्बी वाली बातें चलती हैं जिसके बाद फाइनली बारी आती है अकेडमी में एंटर करने की। लेकिन क्लोन की वही दरवाजे पर रुक जाता है क्योंकि उसने अपने मैजिक के थ्रू ये नोटिस कर लिया था कि अंदर बहुत सारे लोग हैं। खैर वो बस ये सोचने के लिए रुका कि शायद पहले अगर वो यहाँ आया होता तो घबरा कर यहाँ से भाग जाता, लेकिन अब वो बदल चुका है। खैर इन्हें भी अंदर जाने में अभी घंटा भर और लगेगा। इस बीच में क्लोन के टीचर को दिखाया जाता है, इसका नाम केस्ट है और ये क्लोन को लेकर थोड़ी सी परेशान है क्योंकि इसने सुना है कि क्लोन थोड़ा शर्मीला लड़का है और वो डिप्रेशन में भी रहता है क्योंकि वो देख नहीं सकता, इसलिए उसे क्लोन का थोड़ा खास ख्याल रखना होगा। वो भी इस चीज को लेकर परेशान थी कि आखिर वो एक डिप्रेस्ड और शर्मीले लड़के का ख्याल कैसे रखेगी। लेकिन जब क्लोन ने वहाँ एंट्री ली तब वो हैरान हो गई क्योंकि जितनी भी लड़कियां क्लोन को देख रही थी वो उसी के बारे में बात कर रही थी। मतलब वो डिप्रेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा और जब खुद भी उन्होंने क्लोन को देखा तब उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि जो उन्होंने सुना था वो सच है। उनकी पहली ही मुलाकात में क्लोन ने 15-20 पिकअप लाइन्स उन्हें सुना दी थी जिस चीज से वो थोड़ी सी इंप्रेस हुई, लेकिन वो चीज नहीं दिखा सकती क्योंकि शायद स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। खैर तभी बेल बज जाती है जिसका मतलब है कि पढ़ाई शुरू होने वाली है। एरिका और रोयोटा दोनों ही वहाँ से चले गए क्योंकि वो क्लोन से सीनियर क्लास में है। क्लोन भी जल्दी वहाँ पहुंच जाएगा अगर वो अपनी एग्जाम्स को जल्दी जल्दी पास कर लेता है। क्लोन के लिए भी एक एग्जाम ऑलरेडी तैयार है जिसे उसे पार करना होगा। वहाँ उस एग्जाम रूम में पहुंचकर क्लोन कास्ट से कहता है कि इस एग्जाम को पास कर कर ही मैं दूसरी एग्जाम दे सकता हूँ और जब मैं सारी एग्जाम पास कर लूंगा तो मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस पर कास्ट कहती है कि हाँ ऐसा ही है लेकिन कुछ चेंजेस है, अगर तुम किसी भी एक एग्जाम को फेल करते हो तो फिर से तुम्हें 1 महीने तक वेट करना होगा और पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। सिंपल सी बात है कि अगर तुम फेल हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और फिर तुम्हें 1 महीना कम से कम उस चीज को और ज्यादा समझने के लिए गुजारना होगा। क्लोन के हिसाब से ये बिल्कुल सही है लेकिन कास्ट कहती है कि तुम्हारे लिए कुछ एक्सपेंशंस है, हमारे एग्जाम को कुछ समय बाद अरेंज करते हैं पर तुम्हारी एग्जाम सभी एक साथ अरेंज हो जाएंगी। मतलब ये चीज थोड़ा थोड़ा क्लोन के मूड पर डिपेंड करती है कि वो कब किस एग्जाम को देना चाहता है। एग्जाम लाइन से ही होगी लेकिन डेट चेंज की जा सकती है। क्लोन पूछता है कि अगर उसके लिए ये एक्सपेक्टेशन क्यों है। इस पर कास्ट कहती है कि ऐसा शायद तुम्हारे फादर और किंग की वजह से है, उन्होंने ही ये चीज मुझसे कही थी। तो इस पर क्लोन कहने लगता है कि ये तो नेपोटिज्म है, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो रूल्स चेंज कर सकते हैं। पर कास्ट के हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने उस पेपर को लिखते हुए कास्ट से कहने लगा कि ये चीज सच में गलत है। अगर ऐसा चलते रहा तो आगे जाकर तो पूरा किंगडम ही सिर्फ नेपोटिज्म के बल पर चलेगा। क्लोन की बातें भले ही सही हो लेकिन कास्ट का इस सबसे सर दुखने लगा था। आखिर में जब क्लोन ने पेपर जमा किया और कास्ट ने उसे चेक किया तो पता चला कि क्लोन के सभी आंसर्स बिल्कुल सही हैं, जबकि क्लोन तो वापस बोले जा रहा था, उसको पता ही नहीं चला कि उसने पेपर सॉल्व कब किया। वो इसी से सच में बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी। वैसे हमने ये चीज तो देख ली कि क्लोन जब इस अकेडमी में आया तो सब उससे बहुत ही ज्यादा खुश है। जितनी भी लड़कियां हैं वो क्लोन के बारे में ही बात कर रही हैं और उसे प्रिंस से कंपेयर कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्लोन को देखकर खुश नहीं है और वो है इस अकेडमी के मर्द लोग। मतलब
मतलब कुछ दूसरे स्टूडेंट्स, उनमें से उनका लीडर लायल, जो कि सबसे ज्यादा नाखुश है, उसने फैसला कर लिया है कि कुनून को सबक सिखाना होगा। सिर्फ उसकी आंखें नहीं है, इसी के चलते उसे इतना ज्यादा एक्सपेक्शन नहीं मिल सकता, या यूं कह लो कि इतनी ज्यादा इज्जत नहीं मिल सकती। कुछ खास होना भी तो जरूरी है। अभी जब कुनून का पेपर पूरा हो गया और वो लंच ब्रेक में एरिका और योटा से मिला, तभी लायल और उसके दोस्तों ने उनका रास्ता रोक लिया। यहाँ में पता चलता है कि लायल असल में एरिका का भाई है और वही इस किंगडम का प्रिंस भी है, लेकिन उसे कुनून पसंद नहीं है। इसलिए उसने रास्ता रोककर वही सारी बातें शुरू कर दी कि कुनून को उसके फादर की वजह से इस तरह का एक्सपेक्शन मिल रहा है और इतनी इज्जत मिल रही है। कुनून असलियत में इस सब के लायक नहीं है। अभी एरिका चाहती थी कि उसका भाई इस तरह से पंगे क्रिएट ना करे, साथ ही कुनून और उसे कुछ समय आपस में बिताने दें, क्योंकि पहले वो 2 हफ्तों में मिल पाते थे, अब अकेडमी के चलते कम से कम वो रोज साथ रह पाएंगे। जब एरिका ने ऐसा अपने भाई से कहा तब वो कुनून के बहुत नजदीक थी, जिस वजह से कुनून ने नोटिस किया कि सामने जो भी है एरिका उसे ज्यादा पसंद नहीं करती, या वो बस बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए कुनून ने तुरंत ही अपने वही पहले सीखे हुए स्पेल का इस्तेमाल किया। इसके कारण आसपास जितना भी पानी था वो छोटी छोटी वाटर बॉल्स में बदलकर कुनून के पास आने लगा था। वो वाटर बॉल्स इतनी छोटी थी कि लोग उन्हें नोटिस नहीं कर पा रहे थे। कुनून ने उन्हें सीधा लायल के पेंट पर जाकर सिर पर टच कर दिया, और जब कुछ देर बाद भी लोगों ने ये चीज नोटिस नहीं की, तब कुनून ने सभी से कहा कि आखिर ये नल चलने की आवाज कहाँ से आ रही है। तब जाकर लोगों को पता चला। अभी लायल को तो ये चीज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा लगी, लेकिन वो आकर किसी को यकीन कैसे दिलाता, ये सब कुछ कुनून ने करा है, इसलिए उसे अपने दोस्तों के साथ वहां से भागना पड़ा। अभी कुनून का बड़ा भाई रोटा ये चीज समझ चुका था कि ये सब कुनून ने किया है, इससे आगे चलकर उसे और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फालतू में इस तरह के पंगे नहीं लेने चाहिए, लेकिन कुनून के अंदर कुछ ज्यादा ही मस्ती है। आगे जो कुछ भी होगा कुनून उस चीज को डिजर्व करता है। खैर कुनून उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वो हमें वैसे भी परेशान कर रहा था, और अब उसका बड़ा भाई उसे और ज्यादा ना सुना, इसलिए वो कहता है कि उसे भूख लग रही है, उन्हें कैंटीन चलना चाहिए, वहाँ पर इन्हें मस्त सैंडविच मिलता है। जो कुनून और एरिका तो मजे से खा रहे थे, पर रोटा चिंता कर रहा है कि अब वो आकर अपने फादर को क्या समझाएगा कि आखिर यहाँ पर क्या होगा। जिस पर एरिका भी कुनून को सपोर्ट करते हुए कहने लगी कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। दूसरी तरफ वो लायल गुस्से में लाल घूम रहा है, उसे अब बदला लेना है। हालांकि कुछ दिन बीत जाने के बाद भी लायल ने कोई गड़बड़ नहीं की, मतलब उसने कुनून से बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए कुनून भी उस बारे में भूल गया। अभी के लिए हम देखते हैं कि कुनून अभी एक नई टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। जेनी ने उसे बताया कि वो अपनी वाटर बॉल्स को आइस में कन्वर्ट कर सकता है और साथ ही साथ उन्हें एक टेक्सचर भी दे सकता है। उन्होंने इस वक्त एक वाटर बॉल क्रिएट कर उसे एक एप्पल का शेप दे रहा था, जो चीज इतनी आसान नहीं है, इसलिए जेनी उससे कहती है कि उसे खुद पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, वो ये चीज धीरे धीरे सीख जाएगा। वैसे भी अभी उसे अपनी फाइनल एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि अभी जो कुछ दिन बीते हैं उस बीच कुनून ने बाकी सारे एग्जाम को पास कर लिया है। वो एरिका और योटा की क्लास में पहुंच चुका है। कुनून के लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा फास्ट थी, लेकिन उसने सारे एग्जाम क्लियर की है, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। अब बस फाइनल एग्जाम पास कर वो अपनी डिग्री भी ले लेगा और साथ ही साथ उसकी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन उसकी एग्जाम होनी थी। वो अपने स्कूल पहुंचा, जहाँ योटा देखता है कि कुनून अभी उस हॉर्स को बार बार टच कर रहा है जिस पर वो यहाँ आए थे, मतलब जो वो गाड़ी को खींच रहा था। योटा को ये चीज समझ नहीं आई, क्योंकि कुनून अक्सर ऐसा कुछ नहीं करता है। वो बहुत देर से उस हॉर्स के पास है। योटा उससे पूछता है तो कुनून बताता है कि वो उस हॉर्स के सैंपल को ले रहा है। अब देखा जाए तो इसका एक बहुत गलत मतलब निकलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ एक लिविंग थिंग के टेक्सचर को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो ये चीज योटा को कैसे समझाएगा, इसलिए उसने कहा कि वो बस एक सैंपल ले रहा है। खैर योटा को वैसे भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने इस चीज को इग्नोर किया। तभी वहां पर एरिका भी पहुंच चुकी थी। वो कुनून को देखकर बहुत खुश थी। हालांकि कुनून उससे कहता है कि वो उसे बहुत मिस करेगा, क्योंकि आज उनका फाइनल डे है, मतलब फिर वो रोज इस तरह से स्कूल में नहीं मिल पाएंगे। जिस पर एरिका कहती है कि कोई बात नहीं, आज का दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, उनके पास पूरा दिन है, वो इस दिन को साथ में बिताएंगे। हालांकि बेल बज चुकी थी, इसलिए अभी इन्हें क्लास की तरफ निकलना होगा। वहां पहुंचकर कुनून देखता है कि आज वो पहली बार सभी स्टूडेंट्स के साथ बैठने वाला है। कुनून की जो एग्जाम होती थी वो बहुत फास्ट फेस में थी, किसी भी बच्चे की एग्जाम इतनी फास्ट फेस में नहीं ली गई। कुनून अकेला ही वो एग्जाम देता था और उससे पास करता था, लेकिन अब वो उस क्लास में आ चुका है जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। वैसे बच्चों के साथ साथ वहाँ पर मिस कास्ट भी थी। कुनून उसकी आवाज नोटिस कर कहता है कि आप इतने सारे बच्चों को अकेले संभालती हो, ये सच में बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। जिस पर मिस कास्ट कहती है कि उन्हें ये काम पसंद आने लगा है और कुनून को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उस पर भी पूरा ध्यान देंगे। योटा और एरिका तो इस चीज से बहुत हैरान थे, क्योंकि कुनून ने जब यहाँ एडमिशन लिया था और जब उसका पहला दिन था तो मिस कास्ट बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी कि आखिर वो कुनून का ख्याल कैसे रखेंगी। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये दोनों बहुत ही
नजदीक आ चुके हैं। कुनून कहता है कि ऐसा तो होना ही था। असल में कुनून के टेस्ट के दौरान ये दोनों आपस में बात करते रहते थे। कुनून लिखता रहता था, जिस बीच मिस कास्ट अपने बारे में कुनून को बताती थी। कुनून बात करने में बहुत अच्छा है, जिस वजह से वो मिस कास्ट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा पाया उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। वो अपने दोस्तों को बताता है कि मिस कास्ट ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक मैजिक एकेडमी की टीचर बनेंगे, लेकिन वो जिस आदमी को लाइक करती थी वो यहाँ पर पढ़ता था। मिस कास्ट भी यहाँ पर पढ़ने लगी, जिस बीच उन्होंने तो एग्जाम पास कर ली, लेकिन वो आदमी उस एग्जाम को पास नहीं कर पाया। फिर वो और कुछ समय तक यहाँ पढ़ने के लिए रुका, जिस बीच मिस कास्ट ने सोचा कि उन्हें यही नौकरी ले लेनी चाहिए, इससे वो साथ रह पाएंगे। और बस इसी तरह से मिस कास्ट एक टीचर बन गई। रियोटा और एरिका को इस चीज से तो खुशी हुई थी कि कुनून और उसके टीचर इतने करीब है, लेकिन ये चीज थोड़ी अजीब है क्योंकि इस तरह की बातें टीचर्स बच्चों को नहीं बताते। खैर तभी क्लास के बाकी बच्चे वहाँ आकर कुनून को हेलो कहने लगे थे, और कुनून खुद भी एक एक्सट्रोवर्ट है, इसलिए वो भी आगे बढ़कर उनसे बात करने लगा। हालांकि बात के बीच में वो रियोटा और एरिका से कहता है कि ये सारे बच्चे सबसे पहले आकर मुझे हेलो कह रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है। जिस पर एरिका कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने सभी को मना किया था कि वो कुनून और उसे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आज का पूरा दिन वो कुनून के साथ बिताने वाली थी। वैसे फाइनल एग्जाम शुरू होने वाली थी। इसी बीच हम लायल को भी देखते हैं, जो कि अभी बाहर कॉरिडोर में खड़ा हुआ है। उसके कुछ दोस्त उससे कहते हैं कि एग्जाम शुरू होने वाली है, जिस पर लायल कहने लगता है कि अभी उसके लिए किसी और चीज के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। पर उसके दोस्त कहने लगे कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें फिर से पूरी क्लास कंटिन्यू करनी होगी, मतलब तुम्हें यहाँ और कुछ महीने रुकना पड़ेगा। जो सुनकर लायल को भी लगा कि हाँ सच में क्लास में ध्यान देना जरूरी है, उसे पास होना होगा वरना वो एरिका से पीछे रह जाएगा। असल में लायल 6th प्रिंस है, मतलब वो किंग का छठा बेटा है, और एरिका 9th डॉटर है, मतलब वो 9वीं लड़की है। ये सब मैं तुम्हें किंग का स्टेमिना बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये सोचने की बात है कि अगर एरिका लायल से आगे निकल जाती है तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। इसी वजह से उसका नेचर भी पहले कुछ इस तरह का था कि उसने कुनून से भी पंगा लेने की कोशिश की। खैर अभी के लिए वो क्लास की तरफ बढ़ता है, जहाँ हम देखते हैं कि एरिका इस वक्त कुनून से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी टेबल तक तुम्हें छोड़ देती हूँ, सभी बच्चे रोल नंबर के हिसाब से बैठने वाले हैं, इसलिए वो ऐसा कह रही थी। लेकिन तभी बीच में लायल आ गया। एरिका को लगा कि वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन वो ये कुछ भी बोल पाता इससे पहले ही कुनून ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और लायल से कहने लगा कि पिछली बार मैं तुम्हें अच्छे से हेलो कह ही नहीं पाया। हालांकि लायल अभी गुस्से में भी था और साथ ही इस चीज से उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, इसलिए वो कुनून से कहता है कि तुम्हें इस तरह से मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। पर कुनून कहने लगा कि आखिर ऐसा क्यों, हम ब्रदर इन लॉ हैं। हिंदी में कहें तो वो ये कह रहा था कि उनके बीच जीजा साले का रिश्ता है। अभी लायल का छोटा सा दिमाग जब तक इस बात को पूरी तरह से समझ पाता, तभी कुनून उसके हाथ पर अपना हाथ फेरते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे स्किन का टेक्सचर तो बहुत अच्छा है, जरूर तुम बहुत ज्यादा हैंडसम होगे, काश मैं तुम्हें देख पाता। अब ये चीज सुनने के बाद लायल का चेहरा लाल हो चुका था, वो शर्मा गया था और कुनून से कहने लगा था कि आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। इस बीच हमें लायल के बारे में थोड़ा जानने को मिला। लायल भले ही 6th प्रिंस है, लेकिन वो इस चीज से उतना खुश नहीं है, मतलब शायद वो काबिल हो सकता है, लेकिन उसे जो इज्जत मिलती है वो उसके 6th प्रिंस होने की वजह से मिलती है। लोग असल में उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते, इसी वजह से लायल का बिहेवियर भी थोड़ा सा चेंज रहता है। लोग उसे 6th प्रिंस समझकर उसे रेस्पेक्ट से बात करते हैं, इसलिए वो भी 6th प्रिंस बनकर रूड तरीके से बात करता है। हालांकि कुनून ने अभी जो कुछ भी कहा वो रैली में दिल से कहा था, इस वजह से लायल अचानक से अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गया और एरिका से कहने लगा कि आखिर ये कह क्या रहा है, इसे समझाओ, इसे इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। पर एरिका हंस रही थी, साथ ही बाकी बच्चे भी हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने पहली बार लायल को ब्लश करते हुए देखा है। तभी कुनून कहने लगा कि तुम्हारी आवाज भी कितनी अच्छी है, मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि शायद वो उसके मजे लेने की कोशिश कर रहा है। फिर तभी मिस कास्ट कहती है कि एग्जाम का समय हो चुका है, इसलिए सभी बच्चे बेंच पर बैठ जाएं। सभी बैठे, सभी ने पेपर दिया और कुछ ही देर में रिजल्ट्स भी आ गए। सभी देखना चाहते थे कि आखिर वो पास हुए हैं या नहीं, लेकिन सभी के सभी बच्चे पास हो गए। अब सब कोई अपना एक अलग रास्ता चुनेंगे और डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। कुनून और रियोटा भी वापस अपने मेंशन की तरफ निकलने लगे थे। जिस बीच कुनून सभी को बाय कहता है और मिस कास्ट से कहता है कि उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर उन्हें शादी के लिए कोई नहीं मिला तो वो अपने बड़े भाई की शादी उनसे करवा देगा। जिस पर रियोटा कहता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। खैर वही दूसरी तरफ अभी लायल भी खिड़की से कुनून को जाते हुए देख रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल थी और उसने फैसला किया है कि वो लोगों से थोड़ा अच्छी तरह से बात करेगा, मतलब शायद उसका हृदय परिवर्तन हो चुका है। खैर कुनून वापस घर जाकर अपनी क्लासेस कंटिन्यू करने लगा था। आज भी वो मिस जेनी से कुछ नई चीजें सीख रहा है, लेकिन अब समय आ चुका था कि वो कुनून का एक टेस्ट ले। तो कुनून से रैपिड मैजिक
मैजिक स्पेल्स यूज करने को कहती है। पहले वो कहती है कि मैजिक बॉल्स क्रिएट करो। उन्होंने 10 मैजिक बॉल्स एक साथ क्रिएट कर दी थी, जिसके बाद वो कहती है कि उसमें कलर्स और टेक्सचर्स ऐड करो। उन्होंने तुरंत वैसा भी कर लिया और फिर वो कहने लगा कि वो जेनी को एक और चीज दिखाना चाहता है। ऐसा कहकर उसने एक वाटर बॉल क्रिएट की और उसे एक वर्ड का टेक्सचर दे दिया, साथ ही वो वर्ड उड़ भी सकती थी। ये देखकर जेनी तो अपने घुटनों के बल आ गई, किसी गलत चीज के लिए नहीं बल्कि हैरानी से। जिस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल उन्होंने किया उस तरह की टेक्निक सीखने में कई साल लग जाते हैं। मतलब ये चीज टेक्सचर की तरह नहीं है। उन्होंने वाटर बॉल को सिर्फ एक बर्ड का शेप नहीं दिया, वो सच में एक बर्ड की तरह लग रही थी। और जो टेक्सचर्स वाली बात जेनी ने कुनोन को सिखाई थी वो आइस मैजिक पर अप्लाई होती है। मतलब एक बर्फ को किसी चीज का शेप देना वो इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो सकता, लेकिन कुनोन वाटर को एक टेक्सचर दे रहा है जिसे कंटिन्यूअसली मैजिक की मदद से बनाए रखना होता है। उन्होंने ये चीज इतनी परफेक्टली करी कि जेनी हैरान हो गई। अब बाद में छुट्टी के टाइम जब चाय पानी का समय होता है तब जेनी ने कुनोन से कहा कि उसे उससे कुछ पर्सनल बात करनी है। एको वहां से चली गई और फिर जेनी ने कहा कि अब वो कुनोन को और नहीं पढ़ा सकती, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। कुनोन ऑलरेडी उसे हर चीज में सरपास कर चुका है। कुनोन को कुछ देर के लिए लगा कि शायद ऐसा इस वजह से है क्योंकि जेनी ने उसे नॉर्मल स्पेल्स सिखा दिए हैं। अब जो हाई लेवल के स्पेल्स है वो कोई सेम सैलरी में क्यों सिखाएगा, इसलिए उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो अपने फादर से कहकर उसकी सैलरी इंक्रीज करवा सकता है। पर जेनी कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। उसे जो सैलरी मिलती थी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी और उसे नहीं लगता कि उसने इतना कुछ कुनोन को सिखाया है और अब तो उसके पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा। जिस पर कुनोन कहता है कि ऐसा नहीं है, जेनी ने जिस तरह से उसे सब कुछ सिखाया अगर वो नहीं सिखाती तो कुनोन इतना सब कुछ इतनी जल्दी नहीं सीख पाता। इसका मतलब जेनी एक बहुत अच्छी टीचर है। हालांकि जेनी ने फैसला कर लिया था कि अब से वो इस काम को छोड़ रही है क्योंकि उसके पास अब सिखाने को कुछ नहीं बचा है। बाद में वो कुनोन को गुड बाय कहती है और वहां से चली जाती है। रास्ते में हम देखते हैं कि वो अभी खुद से प्रॉमिस कर रही थी कि वो खुद भी मेहनत करेगी। उसने कुनोन से बहुत कुछ सीखा है, वो समझ चुकी है कि उसने जितना मैजिक सीखा है वो उसकी लिमिट नहीं है, वो मेहनत कर और आगे जा सकती है। तब तक कुनोन पहले ही उससे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका होगा, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटने वाली। वहाँ दूसरी तरफ कुनोन अभी ये बात एको को बता रहा था कि जेनी चली गई है। एको बताती है कि सिर्फ जेनी ही नहीं गई है बल्कि फ्लोरा ने भी रिजाइन कर दिया है। उसके हिसाब से कुनोन एक परफेक्ट फ्लर्टिंग बॉय बन चुका है, उसे और कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर वो रुकती भी तो कुनोन को कुछ नहीं सिखा पाती। हालांकि फ्लोरा ने आकर कुनोन को गुड बाय नहीं किया, इसलिए कुनोन ने फैसला करता है कि वो उसे एक थैंक यू लेटर लिखेगा जो कुछ भी उसने सिखाया उस चीज के लिए। एको कहती है कि उस लेटर में वो ये भी ऐड कर दे कि अगर उसकी नजर में कोई अच्छा हैंडसम लड़का हो तो एको के लिए देख ले। एको भी अब शादी करना चाहती है, वो इस तरह सिंगल नहीं रहना चाहती है। जिस पर कुनोन कहने लगता है कि इसका मतलब तुम भी चली जाओगी। एको का भी वही जवाब था, उसके पास भी अब कुछ नहीं बचा है कुनोन को सिखाने के लिए। मतलब कुनोन अपना ख्याल खुद रख सकता है, उसकी क्या ही जरूरत है। पर कुनोन कहता है कि ऐसा मत करो, सब उससे दूर जा रहे हैं। हालांकि एको कहती है कि अब कुनोन को आगे बढ़ना होगा, जितना उसे सीखना चाहिए था बेसिक लेवल के हिसाब से वो सीख चुका है, अब उसे थोड़ा एडवांस जाने की जरूरत है। ये बात उसने कुनोन के फादर से भी कही थी। इसलिए शाम के टाइम एक मीटिंग बुलाई जाती है। कुनोन को भी एक एडवांस ट्यूटर की जरूरत है जो उसे ज्यादा पावरफुल मैजिक स्पेल सिखा सके। रियोटा कहने लगा कि उसकी नजर में एक ऐसा ट्यूटर है, लेकिन वो आएगा या नहीं ये चीज रियोटा नहीं जानता। अभी उसकी बात सुनते ही उनकी मदर कहने लगी कि कहीं तुम जेनो की बात तो नहीं कर रहे, जिस पर रियोटा कहता है कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हालांकि कुनोन के फादर कहने लगते हैं कि ये चीज तो बहुत मुश्किल है, भले ही वो नोबल से और साथ ही साथ वो खुद किंग के भी दोस्त है, लेकिन ये चीज किंग से मांग पाना इतनी आसान नहीं होगी। असल में जेनो एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम और कमाल का सॉर्सर है, वो एक रॉयल सॉर्सर है, इसलिए उसका किसी बच्चे को सिखाना ये चीज बहुत मुश्किल हो सकती है। खैर फिर भी कुनोन के फादर फैसला करते हैं कि वो एक लेटर जरूर लिखेंगे। वो लेटर सीधा किंगडम के कैसल में पहुंचा। लेटर सबसे पहले ग्रैंड सॉर्सर के पास पहुंचा था, जिसके अंदर सभी रॉयल सॉर्सर आते हैं। वो लेटर डिलीवर करने वाली एरिका की बड़ी बहन थी। जब ग्रैंड सॉर्सर ने उस लेटर को पढ़ा और कुनोन की इन्फॉर्मेशन निकाली तो वो समझ गया कि वो एक नोबल का बेटा है, इसलिए इस तरह की डिमांड कर रहा है जो चीज बिल्कुल सही नहीं है। फिर वो अपनी हाई रेपुटेशन के हिसाब से और किंग का दोस्त होने की वजह से इतनी बड़ी चीज किसी को नहीं मिल सकती। साथ ही साथ अभी एरिका की बड़ी बहन भी कह रही थी कि वो कुनोन के बारे में जानती है, इसलिए भी ग्रैंड सॉर्सर को ये चीज पसंद नहीं आई क्योंकि कुनोन अपनी पोजीशन की मदद से ये सब हासिल करना चाहता है। लेकिन बाद में जब उसने कुनोन के बारे में और ज्यादा डिटेल पता लगाने की कोशिश की और कुनोन की कुछ फाइल्स पढ़ी जिसमें कुनोन के पास्ट के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तब उसे लगा कि कुनोन कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। खैर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो गया था, इसलिए आगे क्या होगा ये हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे।